एक रात मैंने देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मैं उसे आवाज देने लगा तो मुझे उसकी आवाज बाथरूम से आई। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि जब मैं बाथरूम में गया तो वह खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या खा लिया तुमने? तो उसने कहा, कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया है, ये तो उल्टी है जो हर औरत को आती है। फिर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मैं मां बनने वाली हूं। वह खुशी से मेरे गले लग गई और खुशी से कूदने लगी। लेकिन मैं यह सुनकर हैरान रह गया क्योंकि मुझे पता था कि हमारे यहाँ कभी भी संतान नहीं हो सकती थी। फिर मेरी पत्नी पेट से कैसे हो सकती थी? इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं अपना सिर पकड़कर रह गया। और मैंने उसी वक्त अपनी पत्नी की एक चीज को, मेरा नाम अशोक है और मेरी पत्नी का नाम निर्मला था। हम दोनों ने ही लव मैरिज किया था और हमें एक दूसरे से बहुत प्यार था। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यूं तो हमारा लव मैरिज था, लेकिन फिर भी खानदान वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए हमें किसी ने ज्यादा बातें नहीं सुनाई। पीठ पीछे शायद बोलते थे, लेकिन मुंह पर नहीं बोलते थे। हम अपने अपने माँ बाप के घर भी जाते और त्योहारों में मिलना जुलना भी रहता था। लड़का हो या लड़की शादी हो जाए तो फिर सब उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, बच्चा कब पैदा कर रहे हो? हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा था। हमें फिलहाल बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं थी। हमने लव मैरिज किया था, इसका मतलब यह नहीं कि साल भर में ही बच्चा पैदा कर लेते और फिर बस उसके बाद दूध डायपर ही पूरा करते रहते। ये जो बच्चे होते हैं ना, यह भी शादी के लड्डू की तरह होते हैं, जो खाए वह भी पछताए और जो न खाए वह भी पछताए। बच्चे पैदा करने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन जब आ जाते हैं तो ठीक से इंसान बाथरूम भी नहीं जा सकता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा था, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उसे बच्चों का बहुत ज्यादा शौक था। उसने मुझे एक डब्बा दिखाया और मैंने अंदर देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर बच्चे का सामान था। मैंने कहा, यह सामान तुमने कब लिया? तो वह कहने लगी, जब हम हनीमून पर गए थे ना, तो वहां पर एक दुकान नजर आई थी, वहां से ले लिया। आगे इसकी जरूरत भी तो पड़ेगी। मैंने कहा, पहले बच्चा तो दुनिया में आने दो पगली, तुझे इतनी जल्दी किस बात की है? तो उसने कहा, हाँ मुझे बहुत जल्दी है, बस यूं समझो कि मैंने बच्चे के लिए ही शादी की है। जब मैंने उसको हैरान होकर देखा तो वह चुप हो गई और थोड़ी देर बाद कहने लगे कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर मुझे जल्दी जल्दी एक प्यारा सा बच्चा पैदा करना है और मैं उसका नाम विजय रखूंगी। अगर लड़की हुई तो उसका नाम शांति रखूंगी। मुझे कुछ दिन तक ऐसा लगने लगा कि मैंने पहले से ही किसी शादीशुदा औरत से शादी कर ली है जिसके बहुत सारे बच्चे हैं। उसको तो बच्चों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। पूरा दिन बच्चों की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं घर आया तो उसको देखकर हैरान रह गया। उसका पेट फूला हुआ था और वह पेट पर हाथ लगाकर हंस रही थी। मैंने कहा, यह क्या हो गया है तुम्हारे साथ? तो हंसते हुए कहने लगी, मैं मां बनने वाली हूं। मैंने कहा, मजाक नहीं करो, पागल हो गई हो क्या? यह क्या डाला है तुमने अपने पेट में? ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह में गया था तो तुम अच्छी भली थी, अब तुम मां बनने वाली हो। तो उसने पेड़ से तकिया निकाला और कहा, माफ कर दो, मैं देख रही थी कि जब मैं मां बनने वाली होंगी तो कैसी लगूंगी। बस मुझे जल्दी जल्दी एक प्यारा सा बच्चा पैदा करना है। मेरी पत्नी की सारी बातें घूम फिर के बच्चे पर आ जाती थीं। मैं बड़ा परेशान हो गया था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा, आजकल ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं? आजकल की औरतें तो कहती हैं कि हमने बच्चा पैदा नहीं करना, नहीं तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा। बड़ा भाग्यवान है कि तेरी पत्नी ऐसा सोचती है। ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बच्चे पसंद हैं, लेकिन अभी तो हमारी शादी को साल भी नहीं हुआ और यह कहती है कि बच्चा पैदा करना है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यह सब कुछ तो तेरे हाथ में है, पर मेरी पत्नी जो मेरा पूरा दिन सार कहती रहती थी और बार बार कहती थी कि हमारे यहाँ बच्चा कब होगा। मेरी एक दोस्त की भी शादी हुई थी, उसके पास बच्चा हो गया है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा? जब मेरी पत्नी ने मेरा जीना ही हराम कर दिया तो मैंने भी सोचा कि बच्चा आज या कल तो होना ही है, बस इसको एक बच्चा पकड़ा देता हूँ, ये पूरी जिंदगी उसके साथ खेलती रहेगी। मैंने उसे कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बाद में यह ना कहना कि मुझसे यह सब कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि मैंने तो पहले से ही सब तैयारी कर रखी है। मैं उसका मतलब नहीं समझा कि कौन सी तैयारी की है। पता चला कि उसने पहले से ही बच्चे के लिए कुछ पैसे भी जमा किए हुए थे। अब मैंने और कुछ नहीं सोचा और बस सोच लिया कि करते हैं बच्चा पैदा। पर आज इस बात को काफी समय हो गया था कि हमारे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी।
अजीब सी बात थी, जब भी मेरी पत्नी टेस्ट करती तो वह नेगेटिव आता था। वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती कि 1 हफ्ते तक ठीक से खाना नहीं खाती थी, बात नहीं करती थी, बोलती नहीं थी। 1 साल तक हम लोग कोशिश करते रहे तो फिर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचा। वैसे भी कहते हैं कि जब तक 1 साल पूरा न गुजर जाए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 1 साल का वक्त तो जायज होता है। डॉक्टर के पास गए और कुछ टेस्ट वगैरह कराएं। ये डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी। उसने कहा कि मुझे आप लोगों का केस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसने कहा कि मैं तो आप लोगों को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास रेफर कर देती हूँ। उसने हमें एक मिलन नाम के डॉक्टर के पास भेज दिया। ये बहुत अच्छा डॉक्टर था। मैंने जब इसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। फिर याद आया कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, ये भी वही के मेडिकल विंग में पढ़ाई करता था और मुझे भी जानता था। जान पहचान वाला डॉक्टर निकल आया तो काफी खुशी हुई। उसने कहा कि दोनों के टेस्ट होंगे, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन बाद मिलेगी। 2 दिन बाद मैं खुद ही रिपोर्ट लेने चला गया। मेरी पत्नी भी साथ जाना चाहती थी, पर मैंने कहा कि आज मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस से आते हुए रिपोर्ट कलेक्ट कर लूंगा। तुम परेशान नहीं होना इस रिपोर्ट के पीछे। वह पहले ही मेरा काफी दिमाग खराब कर चुकी थी। बार बार कहती थी कि अगर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ बच्चा ही ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। वह कहती थी कि मैं तो आत्महत्या कर लूंगी, और मैं उसे कहता था कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या जिंदगी में सिर्फ बच्चे ही रखे हैं, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसने कहा कि आपसे प्यार है, लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो, नहीं तो मेरी पत्नी डिप्रेशन में चली जाएगी। और वही हुआ कि जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती है। मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है तो उसे वही चीज नहीं मिलती, और भगवान उसे उसी बात को लेकर परीक्षा में डाल देता है। पर यह भी सच है कि ऐसी परीक्षा को पूरा कर लेने वालों के साथ फिर बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह परीक्षा बड़ी मुश्किल होती है। शायद हम लोग भी उन लोगों में थे जिन्हें भगवान ने परीक्षा के लिए चुन लिया था, और यह हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे बच्चों का इतना ज्यादा चाह नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी तो जैसे पैदा ही मां बनने के लिए हुई थी। जब मैंने उसे यह खबर सुनाई तो वह बेहोश हो गई। मैं उसे इसी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कोई तसल्ली भी नहीं है। आप लोग चाहे IVF करवा लो या चाहे कुछ भी करवाओ, आप लोगों के यहाँ संतान पैदा नहीं होगी। आप लोग बच्चा अडॉप्ट कर लें और जल्दी कर लें, तुम्हारा ही ठीक होगा। वह कहती थी कि मुझे अपना बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा कि IVF करवाना है तो करवा ले, इसमें बहुत खर्च हो जाएगा और वह सफल नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। डॉक्टर ने हमें कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज्यादा पता है। आप लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे, लेकिन परिणाम यही रहेगा, इसलिए आप लोगों को पहले ही अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। मेरी पत्नी 2-3 दिन तक बीमार रही, ठीक से खाना नहीं खाती थी। फिर मैंने अपनी कसम देकर उसे खाना खिलाया। उसने कहा कि किसी और डॉक्टर से इलाज कराएं, तो मैंने उसे एक बात समझाई कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम डॉक्टर से इलाज करवाएं, और इस सब का इलाज बहुत महंगा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। 80000 तक के टेस्ट होते हैं, कौन पूरे करेगा। और रही बात IVF से बेबी पैदा करने की, वह तो लाखों का खर्चा है। तुम्हें क्या लगता है हम अमीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है और हम अकेले हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं तो यही उनकी कृपा है, इससे ज्यादा हम उनसे कुछ भी नहीं ले सकते, और उनके पास भी क्या है। मैंने अपनी पत्नी को किसी तरह समझा तो लिया था, लेकिन वह इसी तरह कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी किसी बाबा के पास चली जाती, कभी किसी हकीम के पास चली जाती, कुछ न कुछ इलाज करवाती रहती थी। अब तो उसे बुरे सपने भी आने लगे थे। वह कपड़े जो उसने हमारे बच्चे के लिए बनाए थे खराब हो गए। समय इसी तरह गुजरता गया और हमें पता ही न चला कि कब 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में हम लोगों ने हमारे अपनों की बहुत सी बातें सुनी। मेरी पत्नी के घर वाले कहते कि तेरे पति में ही कोई दिक्कत है, और मेरे घर वाले कहते यह लड़की बांझ है तो तूने इससे शादी क्यों की, तुमने सबको नाराज किया और फिर तुझे मिला क्या, एक बांझ औरत। लोग मुझे कहते थे कि इसको छोड़ दे और किसी और से शादी कर ले, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे आपके प्यार पर पूरा यकीन हो गया है। मैंने आपसे शादी की थी, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत इच्छा थी, पर आपको शायद सिर्फ मुझसे ही प्यार था कि यह सब कुछ होने के बाद भी आपका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, और आप मुझे अब भी उसी तरह चाहते हैं, मेरी परवाह करते हैं, और आज तक आपने यह नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे संतान नहीं हो रही है। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ, और मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है, बहुत अच्छी लगती हो तुम, मैं तो तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा,
मैं अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता था। कभी कभी उसके पाँव की मालिश भी करता, क्योंकि वह बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाती थी तो फिर उसे पर रिएक्शन हो जाता था। मैं उसे मना करता था कि यह सब नहीं करे, पर वह कहती थी कि हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। अब हमारा घर जिसमें हम रहते थे उसका किराया बहुत बढ़ गया था, इसलिए हमने सोचा कि घर को बदलते हैं, लेकिन हमारे पास सामान बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने सामान पैक करने शुरू किया। मैंने अपनी पत्नी को कुछ डब्बे लाकर दिए और कहा कि थोड़ा थोड़ा सामान बांध लो, और मैं दूसरा घर देखने लगा। वैसे ही इस कॉलोनी में हम लोग मशहूर हो गए थे। सबको पता था कि हमारी संतान नहीं है। मेरी पत्नी को कोई लोग गोद भराई की रस्म में नहीं बुलाता था, अपने बच्चों को उससे दूर रखता था। बच्चे उसे उठाने नहीं देते थे। मैं उसे कहता था कि बच्चा गोद ले लें, तो इस बात पर भी वह कहती थी कि नहीं, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। मुझे बच्चा होगा, मुझसे ही होगा, और वह हमारा अपना बच्चा होगा। कभी कभी उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकता था। घर इसलिए बदला था कि मेरी पत्नी को ज्यादा लोगों की बातें न सुननी पड़े। जिस जगह हम रहने के लिए अब आए थे यह कोई मोहल्ला नहीं था, एक बिल्डिंग थी, और यहाँ पर सब फ्लैट सिस्टम जैसा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। एक दिन ऑफिस से घर आया तो वह मेरी पत्नी से बात कर रहा था। मैंने भी उससे हेलो नमस्ते कर लिया। उसने कहा कि उसका नाम जिग्नेश है और वह यहाँ पर अकेला रहता है। उसके घर में कुछ खत्म हो गई थी तो वह लेने के लिए आया था। जब मैं अंदर आया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि और क्या कह रहा था, तो उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं कहा था, अच्छा लड़का है। मैंने कहा कि अच्छा तो है, लेकिन अकेला लड़का है, इसलिए इससे जरा बच के रहना। तो मेरी पत्नी मुझे हैरान होकर देखने लगी। उसने कहा कि क्या हो गया है आपको, मेरे छोटे भाइयों जैसा है वो। मैंने कहा कि तुम तो उसे छोटा भाई समझती हो, लेकिन वह तुम्हें बड़ी दीदी नहीं समझता होगा। तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए कह रहा हूँ। मेरी पत्नी ने इस बात के बारे में ज्यादा कुछ नहीं किया। अब हम यहीं पर रहने लगे। रिश्तेदारों का आना जाना कम हो गया था, लेकिन मेरी पत्नी अब भी बीमार रहती थी। उसकी तबीयत खराब रहती थी। उसने दवाइयाँ खा खा कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी। बहुत रोती थी। 7 साल गुजर गए थे। लोग मुझे बहुत सिंपैथी देते थे, कहते थे कि तुम ही हो जो इस औरत के साथ गुजारा कर रहे हो, नहीं तो क्या फायदा है। और कुछ लोग तो यह बात मेरी पत्नी के सामने भी कर देते थे। वह कहते थे कि घर को संभालना भला कोई काम है। घर को संभालने के लिए, खाना पकाने के लिए तो नौकरानियां मिल जाती हैं। एक काम वाली बाई रखो तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो पत्नी का काम है वह तो यह औरत कभी नहीं कर सकती। यह तुम्हें कभी संतान पैदा करके नहीं दे सकती। जो मुझसे ऐसी बात करता था मैं उससे कभी कभी झगड़ा भी कर लेता था, और लोग कहते थे कि मेरा ही दिमाग खराब है। हमारा सामान बाद में आया तो मैंने देखा यह तो बिल्कुल फालतू सामान था। हमारे घर में जो आदमी रहने के लिए आया था उसने हमारा कुछ बचा हुआ सामान भी वापस भेज दिया था। शायद वह बहुत ईमानदार था। उसने कहा होगा कि किसी का सामान हमने नहीं लेना। कुछ चीजें ऐसी चीजें थीं जो हम जानबूझकर वहीं पर छोड़ आए थे, लेकिन अब वह चीजें फिर से यहाँ पर आ गईं, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इन्हें का भंगार में फेंक देना। मेरी पत्नी ने कहा कि एक नजर देख लूंगी, कहीं कोई जरूरी कागज न हो। मैंने कहा कि हाँ देख लेना, और मैं ऑफिस चला गया। 2-3 दिन से मेरी पत्नी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही उसका मूड खराब था जब से उसे पता चला था। वह माँ नहीं बन सकती, इसका मूड कभी भी खराब हो जाता था, इसलिए मैं उससे ज्यादा जिद नहीं करता था। पर एक दिन उसने मुझसे कहा कि आज रात को जल्दी आ जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, और सुबह उसने मुझे यह भी बताया था कि मैं एक औरत के पास जा रही हूँ जो बांझपन का इलाज करती है। मैंने उसे मना किया था, पर उसने कहा कि इलाज तो करवाना ही है। वह वहां से दोपहर में वापस आ गई थी, और उसके बाद अब रात को कहने लगी कि जल्दी आ जाना। जब मैं घर में गया तो सामने का माहौल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि पूरे घर को फूलों से और दियों से सजाया हुआ था। आज न तो दिवाली थी और न ही मेरा जन्मदिन था, न ही मेरी पत्नी का जन्मदिन था। मैं सोचने लगा कि कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर ये सब कुछ किस खुशी में हो रहा था? मेरी किसी रिश्तेदार की भी ना तो आज शादी की सालगिरह थी और न ही जन्मदिन था। फिर यह सब कुछ मेरी पत्नी ने क्यों किया था? खैर, मैं आगे बढ़ा तो वह सामने खड़ी थी। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, और उसने अपना सबसे अच्छा सूट पहना था। मैंने कहा कि क्या बात है, आज तुम बहुत चमक रही हो। तो कहने लगी कि बात बहुत बड़ी है, और मेरे हाथ में एक डब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा कि क्या है इसमें? तो कहती है कि इसको खोलो। जब मैंने उसे खोला
तो उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट था जो पॉजिटिव नजर आ रहा था। इसका मतलब मेरी पत्नी मां बनने वाली थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे अगर मैं हिला तो कुछ हो जाएगा। यह खबर तो बहुत बड़ी थी हमारे लिए। ऐसी ही ठीक है जैसे कोई इंसान मर रहा हो और उसे कोई कह दे कि तुम मर नहीं रहे बनके तुम्हें जिंदगी मिल गई है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा रिएक्शन दूं। मेरी पत्नी रोते रोते मेरे गले लग गई तो मैंने भी उसे गले लगाया और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मुझे पता है आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने 2-4 दफा टेस्ट किया और मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं किसी हकीम के पास नहीं गई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसी ने मेरा टेस्ट करवाया। यह देखिए, मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट भी है। अब तक हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते थे मैं साथ ही जाता था और हमारा एक ही डॉक्टर था। लेकिन आज वह किसी औरत के पास चली गई थी। मैंने जब रिपोर्ट को देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब मेरी पत्नी फिर से बच्चे की तैयारियां करने लगी। उसने मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, तुमने भी तो बच्चे के लिए पैसे जमा किए थे ना। उसने कहा कि हाँ, मैंने बहुत सारे पैसे जमा किए थे, लेकिन वह सारे पैसे तो बच्चे के इलाज पर लग गए। अब आपको ही मुझे पैसे देने होंगे। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और बाकी पैसे बाद में देने का वादा तो किया। लेकिन मैं अभी तक हैरान था कि यह सब कैसे हो गया। जब 7 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता था। और वह पड़ोसी भी कोई ना कोई चीज मांगने के लिए आ जाया करता था। मैंने जितना कहा था कि उससे दूर रहना, उतना ही वह हमारे घर के चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी मेरी पत्नी कहती थी कि वह तो लड़का है, बच्चा है, लेकिन मैं जानता था कि मर्द कभी भी औरत के लिए बच्चा नहीं होता। मेरी मासूम पत्नी को यह बात कौन समझाता, उसे इन चीजों के बारे में नहीं पता था। जब से उसने यह खबर सुनाई थी कि वह मां बनने वाली है, मैं तो हैरान ही रह गया था। वह मुझे पहले की तरह चाहने लगी थी। अब हमारा रिश्ता भी बेहतर हो रहा था, नहीं तो वह हमेशा उदास रहती थी। लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं था। एक दिन मैंने उसे डॉक्टर के पास ले गया, वही डॉक्टर जो मेरा दोस्त था, जिसने हमें यह खबर सुनाई थी कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, इस बात को 7 साल हो गए हैं और इंसान के शरीर में बदलाव होते रहते हैं। अब 7 साल में आपकी पत्नी के शरीर में इतने बदलाव हुए हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। और आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आप पर कृपा कर ली। मैंने उस डॉक्टर को अजीब सी नजर से देखा और मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम जाकर ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम्हारा चेहरा मुझे काफी पीला सा लग रहा है। उसने कहा कि हाँ। वह वहां से चली गई तो मैंने उसके डॉक्टर का गला पकड़ लिया। मैंने कहा कि झूठ बोलते हो, मुझसे तुमने तो कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, फिर मेरी पत्नी मां कैसे बन गई। उसने कहा कि देखो, यह तो तुम पति पत्नी का आपसी मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी के सामने झूठ तो नहीं बोलना था ना, वह सचमुच मां बनने वाली है। मैंने कहा कि तुमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है। तो उसने कहा कि हाँ, वह मां बनने वाली है। मैंने कहा कि फिर मेरा दोबारा से चेकअप करो कि यह सब कैसे हो गया। दरअसल बात ऐसी थी कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। जब 7 साल पहले इस डॉक्टर ने हमारी टेस्ट किए थे और कहा था कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और किसी भी औरत को संतान का सुख नहीं दे सकता। उस वक्त मैं घबरा गया था और मुझे डर था कि अगर यह बात समझ में आ गई कि मैं एक नामर्द हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होता। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी भी औलाद नहीं होगी और तुम्हारी पत्नी में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा था कि तुम रिपोर्ट बदल दो और रिपोर्ट ऐसी बना दो कि सब यह समझेंगे कि मेरी पत्नी में ही कमी है। मैंने इस काम के लिए उसे पैसे दिए थे। मैंने उसको पूरे 3 लाख रुपए दिए थे जो मैंने कर्ज पर उठाए थे, और वह कर्ज मैंने बाद में उतारा था, इसलिए ऐसा किया था। और इसमें यह भी कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। फिर यह सब क्या था? क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वह किसी और के साथ थी? क्योंकि अगर वह मेरे साथ थी तो फिर यह बच्चा तो मेरा नहीं था। लेकिन मैंने उसे कहा कि फिर से मेरे टेस्ट करो, हो सकता है इतने सालों में मैं ठीक हो गया हूं। उसने फिर से मेरे टेस्ट कर लिया और अगले दिन जब मैं रिपोर्ट लेने गया तो उसने कहा कि तुम्हारे साथ तो अभी भी वही मामला है, बल्कि पहले से भी ज्यादा खराब हो गया है, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी और मुझसे झूठ बोल रही थी। इसका मतलब कि वह किसी और के साथ थी, और ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ सिर्फ घूमती फिरती थी। यह सब कैसे हुआ था, यह तो कोई भी समझ सकता था। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं कैसे यह बात सहन कर सकता था
कि मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ वक्त गुजार चुकी थी और उसके बच्चे को भी इस दुनिया में लाने वाली थी। वह बार बार मुझसे पैसे मांगती, मुझसे खर्चा करवाती, कहती कि यह तुम्हारा बच्चा है, और मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही है। लेकिन अगर मैं उसे यह बात करता तो फिर मुझे यह भी बताना पड़ता कि इतने साल तक मैंने उससे झूठ बोला है। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन यह बात भी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी कि उसने किसी और के साथ संबंध बनाकर इस बच्चे को पैदा किया था। अब वह हर वक्त इसी बच्चे की बातें करती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसका दूसरा महीना चल रहा है। अभी उसका पेट तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि पेट तो कम से कम 6 महीने में पर जाकर नजर आएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर है, दुबली पतली है। लेकिन तब तक मैं क्या करता, ये सब कैसे बर्दाश्त करता? एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि बस कर दो ये बातें करना, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं बनने वाला हूं। ये मेरा बच्चा नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब, आपका बच्चा नहीं है? क्या कह रहे हैं आप? 7 साल के बाद भगवान ने हम पर कृपा की है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने यह बात क्यों की बताएं मुझे? आपने ऐसा क्यों कहा? तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कि ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। वह मुझे रोज मंदिर ले जाती थी, वहां जाकर चढ़ावे चढ़ाती थी, क्योंकि उसने बहुत से मंदिरों में प्रार्थना की थी और कहा था कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, मैं देसी घी की मिठाई चढ़ाऊंगी। और इस तरह करके उसने न जाने कहां पर यह बात की हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। मैं हर वक्त खींचा खींचा रहता था, गुस्से में रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे जो भी फैसला करना था जल्दी करना था। मुझे मेरी पत्नी को यह बता देना था कि तुम झूठ बोल रही हो, और पहले मैंने 7 साल तक तुम्हें बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि यह बात बहुत बड़ी है। मुझे शक था कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से ही मेरी पत्नी मां बनने वाली है। इसका मतलब तो यह बच्चा सामने वाले पड़ोसी का था, और वह जवान था, खूबसूरत था, मेरी पत्नी के पास आता जाता भी था। मैं तो जब भी आता तो वह बाहर भी खड़ा होता था, लेकिन क्या पता दोनों अंदर कमरे में भी बैठ जाते हों। एक रात मेरा मीटर घूम गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मेरे साथ यह नाटक नहीं करो। इस बात पर वो ऐसे हैरान हुई कि जैसे यह मेरा ही बच्चा हो। उसने कहा कि ये आपका बच्चा है, मैं ठीक हो गई हूं, आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है, मेरा बच्चा है। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि तुम बांझ नहीं थी, मैं बांझ था, यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। जैसे ही मैंने यह बात की, मेरी पत्नी पहले बहुत ज्यादा हैरान नजर आई और फिर आंखों में आंसू लिए हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने कहा कि यही मुझे तुम्हारे मुंह से उगलवाना था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे, और तुमने 7 साल तक मुझे धोखा दिया। मैं उल्टी सीधी दवाइयां खाती रही, रातों को उठकर रोती रही, बच्चे के लिए तड़पती रही, परेशान रही, अपनी तबीयत खराब कर ली, अपनी शक्ल खराब कर ली, सेहत खराब कर ली। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। सभी लोग मुझे बातें सुनाते थे। पूरे समाज के सामने तुमने मुझे जलील करवाया। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ताने दिए, मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए। 7 साल तक मैंने एक सजा काटी, सिर्फ इसलिए कि तुम बाप नहीं बन सकते थे, और तुम्हें यह बात बताते हुए शर्म आ रही थी। मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा होता तो मुझे यह बात बता देते। तो भगवान कसम, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं तब भी इल्जाम अपने ऊपर ले लेती, लेकिन कम से कम तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हुई है। मैंने कहा कि तकलीफ हुई है तो जाकर किसी और के साथ चक्कर चला लिया है, किसी और के साथ सोकर आई हो, उसका बच्चा पैदा कर रही हो। तो उसने कहा कि हाँ बोलो, ये सब कुछ बोलो, तुम यह सब कुछ बोलोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, मुझे आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं मां नहीं बनने वाली। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि लेकिन डॉक्टर तो। उसने कहा कि जब वह डॉक्टर तुम्हारे आगे 3 लाख में बिक सकता है तो फिर मैं भी उसे 5 लाख रुपये में खरीद सकती हूँ। जब हम लोगों ने यह घर बदला तो मुझे कूड़े में से तुम्हारी रिपोर्ट मिली थी, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, और वह आज से 7 साल पहले की रिपोर्ट थी जो तुमने अपनी तरफ से शायद छुपा दी थी, लेकिन मुझे मिल गई थी। वह कूड़ा जो हमारे घर में आया था, और तुमने कहा था कि सामान को फेंक दो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक दफा देख लूं, कोई जरूरी चीज न हो, और उसी सामान से मुझे यह जरूरी चीज मिली। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं यह बात तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहती थी, वरना जो आदमी मुझे 7 साल तक धोखा दे सकता है, मेरे सामने झूठ बोल सकता है, वह उसके बाद भी झूठ बोल सकता था। तुम अपना गुनाह कभी भी नहीं मानते, लेकिन अब तुमने अपने मुंह से यह कहा है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे,
तुमने इल्ज़ाम मुझ पर लगाया और मेरे ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद किए, मेरी सेहत बर्बाद की। मैं बुरी तरह से घबरा गया और मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। पर मैं क्या करता, तुम्हें तो पता है ना समाज वाले। उसने कहा कि अरे तुम्हें अगर इतनी ही शर्मिंदगी थी तो तुम मुझे तो बताते। भांड में गया समाज। अपनी पत्नी से तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है और यह धोखा ही है। अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरी पत्नी कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह हुई तो वह अपना सामान बांध चुकी थी, मुझे छोड़कर चली गई और अब मुझ पर तलाक का मामला कर दिया गया है। वह कहती है कि मैं एक धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जिसने मेरी जिंदगी को 7 साल बर्बाद किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हमारी तलाक न हो और वह मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मैं किसी भी औरत से शादी करूं, मुझे तो संतान भी नहीं मिलेगी, तो फिर मैं क्या करूं? सबको यह नहीं बता सकता कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो सकती। बहुत रोता हूं, अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन करता हूं। अब तो वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती और शायद इस महीने हम लोगों की तलाक हो जाएगी, क्योंकि इस बात को 6 महीने हो गए हैं। वह अपने माता पिता के घर चली गई है। मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन आप ही बताएं कि अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो आप क्या करते? यह बात एक मर्द के लिए कितना बड़ा कलंक है, यह तो आप सब जानते हैं। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी शादी बचा पाऊंगा। फिर भी आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या करूं। कोई ऐसी बात तो कर दे कि मेरा दिल समेत बोझ उतर जाए। मैंने वाकई बहुत बुरा किया, पर मैं और क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।